नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जोशीला जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। प्रद्युमन जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और मेरे इस बगल में जुड़े हुए इंद्रपाल चहार जी, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। इंद्रपाल जी, आपका भी स्वागत। धन्यवाद कुलदीप भाई। साथियों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आज हम चर्चा करने जा रहे पूरे हरियाणा की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है। 2014 के बाद जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा वो पूरे हरियाणा के अंदर इस बार बहुत कम रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा उभार लिया है। क्या वो उस जो उनका एक मूवमेंट बना है उसको वो पूरा का पूरा मेंटेन करके रख पाएंगे, यह भी एक जनता के मन में सवाल है। दूसरा, जेजेपी जो पिछली बार एक किंग मेकर के रूप में स्थापित हुई, इस बार उस पार्टी का भी लगभग नामो निशान ही मिट गया। नामो निशान मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो उनको निशान मिला था उनको इतने वोट भी नहीं आए कि वो अपना निशान बचा पाए। और यही सूरत हाल इनेलो पार्टी का है। एक जमाने में जिस पार्टी की हरियाणा के अंदर तूती बोलती थी, चाहे वो राज्य में रहे चाहे विपक्ष में रहे, पर उस पार्टी की तूती हमेशा बोलती थी, उनका भी बहुत बुरा हाल है। अब हम बात करें जो अलग अलग छत्रप है हरियाणा में, चाहे रामपुरा हाउस हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, और बीजेपी में एक ही छत्रप है, बीजेपी हाईकमान। पूरी चर्चा में हमारे साथ हम एक एक बिंदु को छुएंगे। हम अब आपसे जुड़ रहे हैं साथियों। इसमें सबसे पहले मैं चर्चा में लाना चाह रहा हूं प्रद्युमन जी को। प्रद्युमन जी, क्या लगता है जो हरियाणा की राजनीति है वो किस ओर जा रही है? देखो, 2024 का जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया जी, उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये रही कि केवल दो ही प्रकार के वोटर हरियाणा प्रदेश में थे। जी। एक मोदी को जिताने वाले और जी। दूसरे मोदी को हराने के लिए, उसकी रड़क निकालने के लिए। जी, और दोनों ही प्रकार के जो वोटर थे उन्होंने इस तरह का फैसला सुना कि दोनों तरफ से बराबर रहे। 5 सीटें बीजेपी ने जीती और 5 कांग्रेस ने जीती। हल्का वाइज के भी अगर हम बात करें तो भी 44 सीटों पर बीजेपी जीती और 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता, जो कांग्रेस के नेतृत्व में था। जी, जी। तो कहीं ना कहीं बराबर का मुकाबला रहा। दूसरी तरफ अगर एक और हम विश्लेषण करें तो वो ये है कि 2014 में जब मोदी जी की आंधी आई, जब उनको देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किया, उस योजना में बीजेपी 7 लोकसभा की सीटें जीती, कांग्रेस 1 जीत पाई। 2019 का जब चुनाव हुआ तो उस समय बीजेपी 10 की 10 जीती, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने। और 2024 के लोकसभा चुनाव में 5-5 पर आ गई। उससे पहले भी हरियाणा प्रदेश में बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि क्लीन स्वीप हुआ है। 10 सीटें एक मर्तबा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो इनेलो और बीजेपी का गठबंधन था, उन दोनों की आई, उस दौर में जीती। उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की आई तो 9 सीटें कांग्रेस की आई, फिर कांग्रेस 9 सीटों पर रही, फिर बीजेपी 7, 10। पहली बार ऐसा है कि दोनों में कांटे का मुकाबला है। कहीं ना कहीं अब दोनों ही पार्टियों को ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए और अगले जो 2.5 महीने हैं इनमें जो ज्यादा लोगों से जुड़ाव रख पाएगी, जनता की नब्ज को सही ढंग से पकड़ पाएगी, वही विधानसभा चुनाव में आगे सरकार बनाने के हालात में होंगे। और एक बात मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में परिणाम आया, हंग असेंबली बनी, कहीं जिस अब जो लोकसभा का परिणाम है ऐसा ही लग रहा है कि आज के सिनेरियो में हंग असेंबली भी बन सकती है। दोनों ही पार्टियां 40 से नीचे रह सकती हैं, कोई बहुत बड़ा ताजुब नहीं होगा। तो इसमें किंग मेकर कौन आएगा, आपको क्या लगता है इंद्रपाल जी? जैसा कि प्रद्युमन जी ने कहा, अगर हम इस असेंबली का कंसेप्ट आता है हरियाणा में, जैसे पिछली बार भी था, जिसमें बड़ी मलाई खाई, लोगों का कहना है कि यहाँ पर डिसीजन छुटा देना है, तो अगला नंबर आप किसका देख रहे हैं जो किंग मेकर की भूमिका अदा करे? कुलदीप भाई, देखिए 2024 का चुनाव है, उस पर 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दोनों पार्टियों की नजर रहेगी। एक आपका बांगर बेल्ट आ गई, जिसमें से 7 सीट लगभग जेजेपी ने जीती हैं, जिसमें आपका नारनुंद है, बरवाड़ा है, उकलाना है, टुहाना है, ऊंचाना है, नरवाना है, जुलाना है जी। ये इस एक जीरो बनती है, इसके बीच में कोई हल्का नहीं आता। और इसमें 7 की 7 सीटों पर जेजेपी जीती थी और इस बार यहाँ पर जेजेपी नहीं जीत रही। एक तो पूरे का पूरा जो फोकस है सभी पार्टियों का हरियाणा के मध्य का ये बांगर का एरिया, इस पे रहने वाला है। और दूसरी बेल्ट आ गई आपकी सिरसा और फतेहाबाद की, यहाँ पर चौटाला परिवार का हमेशा ही प्रभाव रहा। जिस प्रकार से कुमारी सैलजा ने 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली है,
तो कांग्रेस का मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहने वाला है। और कुमारी शैलजा का टिकट वितरण में इसे लोकसभा क्षेत्र में प्रभाव रहने वाला है। तो वो किस किस को टिकट दिलवाती है और कौन कौन जीत पाते हैं, एक ये अलग मैटर है। दूसरा, पिछले एक साल से हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस में गुट बन गया था SRK के उसमें से समाप्त हो गई। मुझे ये लगता है कि मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी आगे अगले कुछ दिनों में एक बात चलने वाली है, एक नया गुट बनेगा SRB, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वीरेंद्र डूमरखा। मतलब जो किरण चौधरी बाहर हुई है गुट से, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा आ जाएंगे, यानी के की जगह बी आ जाएगी जी। और जो ये बी आएगी, किरण चौधरी मतलब जो बागड़ का एरिया है भिवानी का, उसका प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन ये जो नया गुट बनेगा, ये पूरे का पूरा बंगर को प्रभावित करेगा, क्योंकि कुमारी शैलजा उकलाना क्षेत्र से हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल और किलैत को प्रभावित करते हैं, जिंद में भी अच्छा प्रभाव है, और वीरेंद्र सिंह डुमरखा ऊंचाना से आ गए। तो जो नया गुट बनेगा SRB, ये पूरे का पूरा बंगर को प्रभावित करेगा। और इसमें क्या प्रभाव रहेगा देखने वाली बात। इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि जो हरियाणा को जोन वाइज बांटा जाता, जो पुराने टाइम में बूढ़े बोलते थे, एक खादर बेल्ट होगी, एक बांगर बेल्ट होगी, एक बागड़ बेल्ट होगी, तो ये लड़ाई एक खादर और बांगर की बन जाएगी क्या? देखो, अभी जो लग रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि खादर, बांगर, बागड़ या अहिरवाड़, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इनकी बजाय सारा सिस्टम डिपेंडेबल इस चीज पर रहेगा कि टिकट किन को मिलती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक अलग सीन में था। लोकसभा चुनाव में जिन हर विधानसभा क्षेत्र वाइज जो 5-5, 7-7, 10-10 जो प्रत्याशी थे, उन सभी ने अपने प्रत्याशी लोकसभा के कैंडिडेट को जिताने के लिए प्रयास किया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जो लोग पिछले 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, खर्चा लगा रहे हैं, लगातार गाड़ी घोड़े अपने दौड़ा रहे हैं, और एंड टाइम पे ऐसा होता है कि कोई नया आदमी आया और वो टिकट ले आता है। जैसे आपको उदाहरण दूं, अब तो शाम में ही है, जहां बीजेपी के नेता पिछले 5 साल से दिन रात एक किए हुए थे टिकट के लिए, अब वहां एकदम से किरण चौधरी ने एंट्री की, और एंट्री करते ही जितने बीजेपी के नेता हैं, उनमें से एक बड़े नेता को, जिसने पिछली बार चुनाव भी लड़ा था और किरण चौधरी को बड़े नाको चने चबाए, शशि रंजन परमार, उन्होंने तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने भरी जनसभा में ये कहा, किरण चौधरी की मौजूदगी में, कि मुख्यमंत्री जी, आप इन नयों के चक्कर में पुरानों को मत भूल जाना, क्योंकि उन सभी को ये भय है। अब मान लीजिए किसी एक आदमी को टिकट मिलनी है, तो बाकी जो 9 लोग हैं या बाकी जो 6, 7, 8 जितने भी हैं, उनको किस तरह से आला कमान मैनेज कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। उसी के हिसाब से पूरा चुनाव चलेगा। विधानसभा में एक सीमित क्षेत्र होता है, उसमें मुद्दे जो है गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के, जो है जाति के, गोत्र के, गांव के, इस तरह के मुद्दे चलते हैं। जबकि लोकसभा एक बड़े पैमाने पर लड़ा गया, और लोकसभा और विधानसभा में एक और खास बात यह है कि लोकसभा का चुनाव तो सिर्फ कोई मुद्दा था ही नहीं, सिर्फ मोदी को हराना और मोदी को जिताना, 2 ही चीजें थी। अब विधानसभा में अलग अलग सीन होगा, उस लिहाज से किन लोगों को टिकट मिलेगी और कितने लोगों को जिनको टिकट नहीं मिली उनको पार्टी मैनेज करने में कामयाब रह पाएगी, वही जीतेगी। दूसरी बड़ी बात, अगले जो 2 महीने का समय है जी, हरियाणा प्रदेश में 100 के आसपास ऐसे छोटे बड़े नेता हैं जो हर 5 या 10 साल में पार्टी बदल लेते हैं, और वो नेता ऐसे हैं, वो जिस दल में जाते हैं लगभग उसकी सरकार बन जाती है। अगर उदाहरण के हिसाब से मैं आपको बताऊं, जब चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी, उस दौरान बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ करके हरियाणा विकास पार्टी में शामिल हो गए, तो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आ गई। चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत से लोग अविपा को छोड़ के चौटाला की इनेलो में चले गए, इनेलो की सरकार आ गई। उसके बाद बहुत से लोग, जब इनेलो की सरकार थी तो इनेलो को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए, कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद जो जो समय बीतता गया, कांग्रेस में से बहुत से लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और 2014 में बीजेपी सिर्फ इसीलिए सत्ता में आई कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे राव इंद्रजीत हो, चौधरी धर्मवीर सिंह हो, रमेश कौशिक हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा हो, ये तमाम जो चेहरे थे, ये कांग्रेस को छोड़ करके और बीजेपी में आ गए। उसके बाद 2019 में जब बीजेपी फिर से थोड़ी कमजोर होनी शुरू हुई, क्योंकि 5 साल का राज हो गया था, तो उन्होंने इनेलो के जो लोग थे, क्योंकि इनेलो एक मजबूत पार्ट था, उसमें इनेलो डिवाइड हो गई, उन एमएलएज को, बड़े नेताओं को अपनी तरफ ले आए, और उसके बाद 19 में फिर आ गए। अब अगले जो 2 महीने हैं, इनमें कौन सी पार्टी ज्यादा से ज्यादा नेताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होगी, वही सत्ता में आएगी। क्योंकि आज जो कांग्रेस है, अगर जितने नेता आज हैं इन्हीं से सत्ता में आती तो 2019 में ही आ जाती। प्रद्युमन जी, इसी सवाल के आपने जो बात की, इसमें एक सवाल ले लेते हैं
क्योंकि इस बार एक चीज देखी गई है, जो दल छोड़कर नए नेता आए जी, उनको इस बार जनता ने हराने का काम किया है जी, जिसमें हम जहां बैठे इस क्षेत्र में हम ले लेते हैं जी। रणजीत सिंह चौटाला आजाद उम्मीदवार थे, जी। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, वो बीजेपी में आए जी। एंड टाइम पे जनता ने उनको हराने का काम किया। जी, अशोक तंवर की हम बात कर लेते हैं, वो उस वक्त आम आदमी पार्टी में थे, जी, एन मौके पे बीजेपी ज्वाइन की, इलेक्शन लड़े, जनता ने उनको भी नाको चने चबुआए हैं। जी। अब थोड़ा परिदृश्य बदला है, कहीं जो ये मौसम की तरह जो नेता बदलते हैं, इनको हम बरसाती मेंढक भी कह देते हैं, तो इस बार का जो परिदृश्य है वो कुछ अलग है। इसके देखो जो राजनीति है वो है सूत और कसूत का खेल। जैसा आपने कहा कि नए लोग आ रहे जी, वो नए लोग जीते भी। नवीन जिंदल 15 मिनट पहले बीजेपी उसने ज्वाइन की जी। और मैं बड़ा हतप्रभ रहा उनके चुनाव को देख के कि जिस आदमी को टिकट डिक्लेयर होने के बाद 1 महीने तक लगभग वो विदेश रहे, वरना तो आदमी की जिस दिन टिकट डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद वो हल्के में घुस जाता है, और चुनाव जीतने के बाद भी वो विदेश चले गए। उन्होंने तो चुनाव सिर्फ जो है अपना इस तरह से मैनेज किया कि मात्र 20 या 25 दिन में चुनाव लड़ करके और वो जीत भी गए, जबकि सुशील गुप्ता को सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में टिकट डिक्लेयर हुई थी उनकी, और कांग्रेस भी उनके साथ थी, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। दूसरी जो बड़ी बात है, राजनीति में समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से माहौल बदलता रहता है। ये जो नेता पार्टी बदल करके आते हैं, उनमें हमने बहुत से ऐसे देखे हैं कि वो पार्टी बदलने के बाद ही जीतते हैं। रणबीर सिंह का नाम ले लेते, जैसे जयप्रकाश जेपी उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जो लगातार जब जब उन्होंने पार्टी बदली तो वो जीतते चले गए, लेकिन एक ही पार्टी से लड़ा तो वो हार गए। अब जाके दोबारा से कांग्रेस में उनका बड़ी मुश्किल से सूत बैठा है। इसी तरह से बहुत से ऐसे नेता हैं। तो राजनीति में इस बार का जो चुनाव है, मेरा ऐसा मानना है कि पिछले जितने चुनाव हैं उन सभी से अलग होगा, और लोग इस बार नेताओं की रड़क निकालने के लिए वोट डालेंगे, और जो फन्ने खां अपने आप को समझते हैं उनको हराने का भी काम करेंगे, और जो लोग पिछले 5 साल में सत्ता में बैठ करके जिन्होंने मलाई खाई या जिन्होंने लोगों की नहीं सुनी, उनको बुरी तरह से हराने का भी काम करेंगे। पिछली बार भी हमने ये देखा था कि मनोहर लाल जी की कैबिनेट के 2 मंत्रियों को छोड़ करके अनिल विज और डॉक्टर बनवारी लाल सारे चुनाव हार गए। इस बार भी बहुत से मंत्री चुनाव हारेंगे, बहुत से बड़े नेता हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंद्रपाल जी, क्या जो माहौल लोकसभा के अंदर बना है, एक बहुत बड़ा किसान वर्ग कांग्रेस के साथ आके खड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा जाट वर्ग भी कांग्रेस के साथ आके खड़ा हुआ है, चमार वर्ग कह लीजिए, एससी वर्ग कह लीजिए, तो यह तबका विधानसभा में भी यही भूमिका अदा करेगा या फिर इससे कुछ अलग राह बनेगी, क्या लगता है? देखिए कुलदीप भाई, जैसा कि जोशीला साहब ने कहा कि विधानसभा का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है जी। जो संविधान को बदलने का मुद्दा उठा था जी, उसमें एससी वर्ग ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया जी। जो आगामी 2024 का चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि 22 विधानसभा सीटें हैं जीटी रोड बेल्ट की, कैथल से लेकर आपका पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, ये बेल्ट 22-23 सीटें हैं, और कुछ सीटें हैं अहिरवाल क्षेत्र की, राव इंद्रजीत की, यादव बेल्ट जी। जीटी रोड बेल्ट और यादव बेल्ट, इसमें लंबा चौड़ा परिवर्तन 2024 में मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि बीजेपी के पक्ष का चित्र थोड़ा बहुत अंतर होगा। उसके बाद बात आ गई जज्जर, रोहतक और सोनीपत की, वहां भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा परिवर्तन होगा। फिर जिस प्रकार से किरण चौधरी ने पारा बदला है, वहां एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि हो सकता है कि जिस प्रकार नजदीक लगते हैं रोहतक, सोनीपत, जज्जर, उड्डा का प्रभाव हो सकता है कि भिवानी पर भी हो जाए अगर कुमारी सैलजा वो किरण चौधरी के जाने से जो वहाँ एक जाट नेता की रिक्ता बनी तो है। जो 3 सिस्टम आ गए, जीटी रोड बेल्ट, यादव बेल्ट और उड्डा की बेल्ट है रोहतक सोनीपत, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि लंबा चौड़ा परिवर्तन होगा 2019 के मुकाबले। जो सबसे ज्यादा परिवर्तन होगा वो बांगर बेल्ट, जिसमें आपका जींद, हिसार और आपकी सिरसा, फतेहाबाद, बागड़ बेल्ट है भिवानी, इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन होगा। और इन बेल्टों में बांगर और बागड़, इसमें जो भी पार्टी अपना प्रभाव जमाने में कामयाब होगी, अच्छे टिकटार्थियों को टिकट देने में कामयाब होगी, उसी की सरकार मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, यह हमने चर्चा की जो हरियाणा के मौजूदा हालात हैं वो किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में बड़ा संशय है
कि सरकार किसकी बनेगी। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार क्लियर कांग्रेस आएगी, और बहुत से लोग यह भी करते हैं कि हंग असेंबली बनेगी, और बहुतों का यह भी दावा कि नहीं, तीसरी बार बीजेपी रिपीट होगी। लेकिन हमने यहाँ जो चर्चा की है, ये सारी चर्चा हमारे पूरे हरियाणा पे थी, और जो हरियाणा की परिस्थितियां हैं उन पे पूरी चर्चा की थी। बाकी आप जनता जनार्दन, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लग रहा है, कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री। जय हिंद।